इंसान को अछूत और गुलाम किया है, इंसान को अछूत और गुलाम किया है। कैसा ये धर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये धर्म है। हर गांव के बाहर हमारी बस्ती क्यों है, हर गांव के बाहर हमारी बस्ती क्यों है। हर दलितों की जान इतनी सस्ती क्यों है, हर दलितों की जान इतनी सस्ती क्यों है। तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे, तुम्हारा तो काम ही सफाई करना है। इस तरह की चीज़ें मेरे साथ स्कूल में भी हुई। मैं स्कूल जाता था तो वहाँ एक टीचर बोलते थे कि अरे तुम तो भंगी बस्ती से आते हो और तुम्हारे यहाँ की जब जब वो सफाई कर्मी नहीं आएगी तो तुम्हें सफाई का काम करना पड़ेगा। जातिवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। इस्लाम जिंदाबाद। मैं सफाई का काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। सफाई का काम मुझे मजबूरन करना पड़ा, मुझे सफाई के काम में मजबूरन आना पड़ा। कोई भी नहीं चाहता है कि वो सफाई का काम करे। मैं चाहता था कि मैं पढूं और अच्छा पढूं, यूनिवर्सिटी में जाके पढूं, मैं भी एक अच्छा आदमी बनूं, शिक्षित बनूं। लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण मैं पढ़ नहीं पाया और मुझे मजबूरन सफाई के काम में आना पड़ा। जब मैं अम्बेडकर विश्वविद्यालय में सफाई का काम करने आया तो मैंने सफाई कर्मचारियों के वहाँ के हालात देखे। उसमें बहुत समस्याएं, सफाई कर्मचारी को सम्मान नहीं मिला और महिलाओं का शोषण, हमसे एक्स्ट्रा काम कराया जाना और सुपरवाइज़र द्वारा बदतमीजी, गाली गलौज और इस तरह के शब्द बोलना कि तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे, तुम्हारा तो काम ही सफाई करना है। इस तरह की चीज़ें मेरे साथ स्कूल में भी हुई। मैं स्कूल जाता था तो वहाँ एक टीचर बोलते थे कि अरे तुम तो भंगी बस्ती से आते हो और तुम्हारे यहाँ की जब जब वो सफाई कर्मी नहीं आएगी तो तुम्हें सफाई का काम करना पड़ेगा। जातिवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। तो मैं सोचा कि नहीं मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं अभी आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं थे तो मैं लड़ता रहा, संघर्ष किया मैंने। और मैं जब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आया तो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में मैं 5 साल ठेकेदारी में काम किया, जहाँ सुलभ कंपनी के अंदर मैंने काम किया। और सुलभ कंपनी के जो संस्थापक है विंदेश्वर पाठक, उन्होंने कुछ उनकी किसी आत्मकथा में लिखा है कि हम कंपनी को इसलिए बना रहे हैं ताकि सफाई कर्मचारी को सम्मान मिले। लेकिन सुलभ कंपनी के अंदर मैंने सफाई कर्मचारियों के साथ देखा कि हद से ज़्यादा शोषण है। सफाई कर्मचारियों की जो सैलरी है उसमें से एक छुट्टी करने पर 4 छुट्टियां काटना, 3 छुट्टियां काटना और छुट्टियां ज़्यादा काटना और EPF ESI नहीं मिला। और हम किसी स्टूडेंट से अगर बात भी कर लेते थे तो हमें बोला जाता तुम बात करके क्या, किससे क्यों बात करते हो, टीचर से क्यों बात करते हो, और तुम्हारा काम तो सफाई करना है, तुम अपने काम से मतलब रखो। मैं नहीं, हमने कहा कि हम सफाई करते हैं लेकिन हम बात तो किसी से भी कर सकते हैं। नहीं, तुम्हें कोई बात करने का अधिकार नहीं है। यानी एक सफाई कर्मचारी को इस नज़र से देखा जाता है कि वो किसी पढ़े लिखे आदमी से बात भी नहीं कर सकता। तो बहुत समस्याएं हुई और हमें बिना इंफॉर्मेशन के नौकरी से निकाल दिया गया। हमारा संघर्ष 1 महीना लगभग चला और जब हमारे साथ यूनियन आई, हम लड़े और हम जीते। तो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंसान को अछूत और गुलाम किया है, इंसान को अछूत और गुलाम किया है। कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये धर्म है। इंसान को अछूत और गुलाम किया है, इंसान को अछूत और गुलाम किया है। कैसा ये धर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये धर्म है। हर गांव के बाहर हमारी बस्ती क्यों है, हर गांव के बाहर हमारी बस्ती क्यों है। हर दलितों की जान इतनी सस्ती क्यों है,
हर दलितों की जान इतनी सस्ती क्यों है, अछूत कह के अछूत कह के सदियों से मार दिया है, अछूत कह के सदियों से मार दिया है। कैसा ये धर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये धर्म है। पानी के लिए गांव में हम रोज ही पीटे, पानी के लिए गांव में हम रोज ही पीटे। मंदिर की सीढ़ी पर हमारे खून के छींटे, मंदिर की सीढ़ी पर हमारे खून के छींटे। जानवरों जैसा जानवरों जैसा हमसे बर्ताव किया है, जानवरों जैसा हमसे बर्ताव किया है। कैसा ये धर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये धर्म है। हम पढ़ते हैं तो जातिवाद खून खोलता, हम पढ़ते हैं तो जातिवाद खून खोलता। फिर उनके मुंह से जातिवादी मनु बोलता, फिर उनके मुंह से जातिवादी मनु बोलता। अपमान करके अपमान करके हमको निकाल दिया है, ऐसा करके हमको निकाल दिया है। कैसा ये धर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये धर्म है। हमारी माता बहनें सीताओं जैसी, हमारी माता बहनें सीताओं जैसी। हर हर घर में अग्नि परीक्षा कैसी, हर हर घर में अग्नि परीक्षा कैसी। जंजीरों से जंजीरों से नारी को कैद किया है, जंजीरों से नारी को कैद किया है। कैसा ये धर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये धर्म है। जाति धर्म के भेद से आगे जो हम बढ़े, जाति धर्म के भेद से आगे जो हम बढ़े। कुछ सियासी गिद्ध आकर हुए खड़े, कुछ सियासी गिद्ध आकर हुए खड़े। इस भेदभाव से इस भेदभाव से हमें मिलके लड़ना है, इस भेदभाव से हमें मिलके लड़ना है। जैसा भी धर्म है, जैसा भी धर्म है, जैसा भी धर्म है, जैसा भी धर्म है। हम फूले और भगत सिंह के गीत गाते हैं, हम फूले और भगत सिंह के गीत गाते हैं। लोगों को सच्चाई का एहसास दिलाते हैं, लोगों को सच्चाई का एहसास दिलाते हैं। जाति विनाश को जाति विनाश को हम आजाद कहते हैं, गरीबी विनाश को आजाद कहते हैं। इसलिए लड़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए लड़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए लड़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं। इंसान को छूट और गुलाम किया है, इंसान को छूट और गुलाम किया है। कैसा ये धर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये धर्म है। चाहे वो अंबेडकर यूनिवर्सिटी के सफाई कर्मचारी हैं, चाहे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के सफाई कर्मचारी हैं, चाहे इनकम टैक्स ऑफिस ITO से यहाँ पर आए सफाई कर्मचारी हैं, या यहाँ पर खैबर पास में रहने वाले यहाँ के आम लोग हैं जो यहाँ इस सभा में मौजूद हैं, उन सभी को आज मैं भूप सिंह वाल्मीकि जी की शहादत पर क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। साथियों, शहीद भूप सिंह वाल्मीकि की शहादत
हमारे लिए एक ऊर्जा का काम करती है, हमारे लिए जोश का काम करती है, हमारे लिए अपने अधिकारों को हासिल करने लेने के लिए हमारे भीतर नए जोश, नई चेतना को पैदा करती है। आज से लगभग 65 साल पहले जब सफाई कर्मचारी अपने मूल अधिकारों को लेकर, उनका मूल अधिकार क्या है? हमारे जो मूल अधिकार थे कि हमें पूरा वेतन दिया जाए, हमें ईएसआई दिया जाए, हमें पीएफ दिया जाए, हमें पक्के घर दिए जाए, हमारे साथ जो जातिवादी शोषण होता है उसको खत्म किया जाए, इन सब मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे। लेकिन जब ये शांतिपूर्ण हड़ताल चल रही थी तो कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को डराया गया, उन्हें कहा गया कि वो अपनी हड़ताल खत्म कर दे। लेकिन सफाई कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर ये बात कही कि जब तक उनके अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक वो एक भी कदम पीछे नहीं हटेंगे। और सरकार को सफाई कर्मचारियों ने खुली चुनौती दी कि आप हमारी मांगे मानिए। लेकिन हमारी सरकारें, चाहे आज की सरकार हो, चाहे 1957 की सरकार हो, वो हमेशा जब भी सत्ता पा लेती है तो सत्ता के घमंड में आ जाती है और सत्ता के नशे में चूर। हमारी उस समय की सरकार ने आम निहत्थे सफाई कर्मचारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें हमारे क्रांतिकारी साथी शहीद वीर सिंह वाल्मीकि शहीद हो गए। लेकिन उनकी शहादत के बाद लोग, जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई थे, बहनें थी, वो डरी नहीं। उन्होंने उनकी कुर्बानी को बर्बाद नहीं होने दिया, उन्होंने संघर्ष को आगे बढ़ाया और अपने पूरे वेतन के अधिकार, अपनी पक्की नौकरी के अधिकार और तमाम ऐसे अधिकार जिनकी वो मांग कर रहे थे, उनको जीता और हासिल किया। और ये दिन, आज का दिन इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहां जहां भी इस भारत में या दिल्ली में या देश के अलग अलग इलाकों में सफाई कर्मचारी जो काम कर रहे हैं और जहां जहां उनका शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ वो एकजुट हो जाए, वो अब चुप नहीं बैठे, वो भूप सिंह वाल्मीकि से सीखे और अपने अधिकारों के लिए लड़ना, बोलना शुरू कर दे। आज जब हम इस बस्ती में जाते हैं, यही हम खैबर पास में रहते हैं, यहाँ पर, या हम मजनू टीला में रहते हैं या प्रियदर्शनी कॉलोनी में रहते हैं, या हम संगम पार्क में रहते हैं या मलकागंज चंद्रावल में रहते हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं वो इन्हीं बस्तियों में रह रहे हैं। और इन बस्तियों के हालात क्या है, वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। आप इस बस्ती में जाइए, आप देखेंगे कि गली गली में गंदगी है। आप देखेंगे कि 6x6, 6x7, 6x10 के घर हैं। नाली के अंदर घर है, घर के अंदर नाली है, पता नहीं चलता। कुत्ते, सुअर, गंदे कुत्ते, बिल्ली सब घूमते रहते हैं। हमारा लैट्रिन और बाथरूम दोनों एक है। हम छोटे छोटे घरों में रहने को मजबूर हैं, हम गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर हैं। और ये क्यों हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। इस देश के अमीरों और नेताओं के पास जितने इलाके में यहाँ पर 100 परिवार रहते हैं, उसमें हमारा एक नेता क्यों रहता है। हमें यह सवाल पूछना पड़ेगा, हमें यह सवाल पूछना पड़ेगा कि आज आजादी के 70 साल बाद भी
हमारे मोहल्लों में बेरोजगारी क्यों है? हमें ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आजादी के 70 साल बाद भी, माफ कीजिएगा ये 75वां साल है, 75वें साल में भी जब पूरा देश, हमारे नेता आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, तो हमारे घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम क्यों नहीं है? हमें सवाल पूछना पड़ेगा कि आज 75 साल बाद भी हमारे मोहल्लों में अशिक्षा क्यों है? हमें सवाल पूछना पड़ेगा कि आज 75 साल बाद भी हमारे मोहल्लों में साफ पानी क्यों नहीं है? हम देख रहे हैं कि लगातार जो देश का मजदूर हिस्सा है, जो सफाई कर्मचारी हिस्सा है, उसके साथ अन्याय और शोषण होता आ रहा है। आज ठेकेदार का जब मन करता है, जब उसका मन करता है, तब आपको नौकरी से निकाल देता है। क्या ये सफाई कर्मचारियों के साथ होता है कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा होता है कि नहीं कि आप एक छुट्टी करते हैं, ठेकेदार 2 छुट्टी काटता है? क्या ऐसा होता है कि नहीं? होता है क्या जब आपको नई कंपनी में नौकरी की बात होती है तो आपसे ठेकेदार 15-15, 20-20 हजार रुपए की मांग करता है कि नहीं? करता है, साफ करता है, अब भी कर रहा है, सेवा कोटि में भी कर रहा है। यानी कि ये लगातार समस्याएं हमारे साथ हो रही हैं, पर क्या हमारी सरकारों को जो हमारी समस्याएं हैं वो दिखती हैं कि नहीं? हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी सरकारों को पता है। यहाँ जो लेबर इंस्पेक्टर बैठता है, यहाँ जो ऊपर के अधिकारी बैठते हैं, उनको हमारी सब समस्याएं पता है, लेकिन वो हमारी समस्याओं पर बात करना नहीं चाहते। और जब ये सरकार हमारी समस्याओं पर बात नहीं करेगी तो हम सफाई कर्मचारियों को इकट्ठा होकर अपनी समस्याओं पर बात करना शुरू करना पड़ेगा। हमें अपना यूनियन बनाना पड़ेगा, अपने यूनियन को मजबूत करना पड़ेगा, तभी हम जो हमारे अधिकारों की लूट है, जो हमारा शोषण चल रहा है, जो लगातार हमारा उत्पीड़न हो रहा है, तभी हम उन शोषण से बाहर निकल पाएंगे। हमें बोलना पड़ेगा, हमें संगठित होना पड़ेगा, हमें यूनियन बनाना पड़ेगा और यूनियन के माध्यम से ये मांग रखनी पड़ेगी कि अगर किसी दफ्तर में किसी अधिकारी का पद परमानेंट हो सकता है तो उस दफ्तर के सफाई कर्मचारी का पद भी परमानेंट होना चाहिए। हमें ये मांग करनी पड़ेगी कि अगर किसी स्कूल का प्रिंसिपल पक्का नौकरी पर हो सकता है तो उस स्कूल का सफाई कर्मचारी भी पक्की नौकरी का हकदार है। हमें ये मांग करनी पड़ेगी कि अगर किसी अस्पताल में डॉक्टर परमानेंट हो सकता है तो वहां पर उस अस्पताल को साफ सुथरा रखने वाला सफाई कर्मचारी भी वहां परमानेंट होना चाहिए। कोरोना के समय सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा कहा गया कि जिस तरह से डॉक्टर नर्स कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तरह से सफाई कर्मचारी भी देश को साफ रखकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इससे सभी सफाई कर्मचारी भाई और बहनें खुश तो हुए, पर क्या जिस तरह से कोरोना योद्धाओं को भत्ता मिला, उनको आने जाने का साधन मिला, उनको पूरी छुट्टियां मिली, क्या हम सफाई कर्मचारियों को आने जाने के लिए कोई साधन मिला था? नहीं मिला। पूरा देश बंद था, लेकिन सफाई कर्मचारियों को काम पर लगाया गया था।
आते जाते हुए पुलिस पकड़ती थी, पूछती थी कि कहां जा रहे हो, पिटाई भी करती थी। हमें आई कार्ड तक नहीं होता था कि हम आई कार्ड दिखा सके कि हम सफाई कर्मचारी हैं। हमारे नाम पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, सरकारें अपनी रोटियां सेकती हैं। हम हो सकता है कोई बीजेपी का समर्थक हो, कोई आम आदमी पार्टी का समर्थक हो, कोई कांग्रेस का समर्थक हो, पर मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जिस भी आप पार्टी के समर्थक हैं तो उससे पूछिए कि क्या वो हमारी पक्की नौकरी के अधिकार के लिए लड़ेंगे कि नहीं। उनसे पूछिए कि जब ठेकेदार हमारा शोषण करता है तो उस शोषण के खिलाफ आप लड़ेंगे कि नहीं। तो हम देखेंगे कि तमाम सरकारों ने हमें लूटने का काम किया है। आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है तो झाड़ू। झाड़ू कौन चलाता है? झाड़ू सफाई कर्मचारी चलाता है, सफाई मजदूर चलाता है। यानी वो प्रतीक चिन्ह तो सफाई मजदूरों का है, वो संकेत तो सफाई मजदूरों का देता है, लेकिन उसी सरकार में, उसी दिल्ली में सफाई कर्मचारी आज बदहाली की स्थिति में है। उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है कि जनाब नौकरी दे दीजिए, नौकरी नहीं है, पेट नहीं भरा जा रहा है। उन्हें एक एक नौकरी के लिए 20-20 हजार, 25-25 हजार रुपया देना पड़ रहा है और ये सरकारें आंख बंद करे बैठी है। तो जब ये सरकारें आंख बंद कर लेती है तो उस समय जिम्मेदारी हम सफाई कर्मचारियों की, हम मजदूरों की हो जाती है कि हम इकट्ठा होकर, संगठित होकर उनकी नींद को तोड़ने का काम करें। उनके घर के बाहर, चाहे उनके दफ्तर के बाहर, हम अपनी मांगों को उठाएं, अपने मुद्दों को उठाएं, अपने अधिकारों को उठाएं। और जब तक हम एक नहीं होंगे, हमें तोड़ा जाएगा। अलग अलग नाम पे, अलग अलग तरीकों से ये सरकारें हमारे संगठन नहीं बनना देना चाहती है। लेकिन अगर हमें सच में अपने शोषण से मुक्त होना है, अगर हमें सच में शहीद भूप सिंह वाल्मीकि के सपनों को आगे बढ़ाना है, अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारे पास भी पक्का घर हो, पक्की नौकरी हो, साफ सुथरा इलाका हो जहां पर हम रह सके, तो इसके लिए हमें अपनी एकता को मजबूत करना पड़ेगा, अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। हमें बोलना पड़ेगा। बहुत से लोग बोलने से कतराते हैं। अक्षय भी कतरा रहा था कि बोलूं क्या, बोलूं कि नहीं बोलूं। सागर भी बोलते हुए कतरा रहा था, पर मुझे अच्छा लगा कि सफाई कर्मचारी अपने मुद्दों को खुद से आगे रख पा रहे हैं। वो अपने अधिकारों के लिए बोलना सीख रहे हैं, वो अपने लिए अपने हक की मांग करना सीख रहे हैं। तो हमें संकल्प लेना चाहिए आज के दिन कि हम अपने तमाम तरह के शोषण के खिलाफ, हम अपने आने वाली पीढ़ियों के अच्छे भविष्य के खिलाफ, भविष्य के लिए अपने संघर्षों को मजबूत करने का यहां से संकल्प लें। हम केवल रस्म अदायगी करके भूप सिंह वाल्मीकि को याद करके चले ना जाएं। हम ये सोचें कि हमारी जिंदगी क्या हो गई है। 75 साल में हमने आजादी से और इस वोट की राजनीति से क्या हासिल किया है, और सोचे कि अपना यूनियन को हम मजबूत करें, आगे बढ़ाएं। तभी हम सही मायनों में न्याय और बराबरी पर आधारित समाज बना पाएंगे। तभी हम सही मायनों में भूप सिंह वाल्मीकि और शहीद भगत सिंह के सपनों का समाज बना पाएंगे। तभी हम सही मायनों में ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले का समाज बना पाएंगे। तभी हम सही मायनों में हमारी पीढ़ियों के, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनके भविष्य को अच्छा कर पाएंगे। तो ये संघर्ष हमारा अपना संघर्ष भी है और इसके साथ साथ ये हमारे आने वाली पीढ़ियों का संघर्ष भी है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी आज से ही बढ़ जाती है।
हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम इस आंदोलन को मजबूत करें, हम अपने संगठन को मजबूत करें, हम हमारे संघर्ष को मजबूत करें।